हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो साउंड चैप्टर को ही आज भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी अ पार्ट नंबर 2 ऑफ योर साउंड चैप्टर। आज हम देखेंगे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या एसोसिएटेड हैं साउंड के साथ। तो सबसे पहले तो जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी आपके सोर्स में, उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी ज़्यादा शार्पनेस होगी। याद करो, कल मैंने आपको बोला था जहाँ पे लड़का बोलेगा राम, ठीक है, तो लोअर पिच है, तीखी भी नहीं आवाज़ और दबी हुई सी आवाज़ होती है। वहीं पे लड़कियां बोल जाएंगी राम सीता, लाइक दिस, ठीक है। दो वेव्स बन जाएंगी एट द सेम टाइम, जितने में लड़कों ने एक बोला। लड़कियां कंपैरेटिवली फास्ट भी बोलती हैं इफ़ कंपेयर टू द मैन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो पार्टिकल्स होंगे ना, जितने फास्ट मूव करेंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी आवाज़ जो है वो तीखी होगी, शार्प होगी, मतलब पिच जो रहेगी वो हाई रहेगी। फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स, हायर इज द फ्रीक्वेंसी, उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी, और हायर इज द पिच, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा तीखी आवाज़ होगी। तो मतलब ज़्यादा कंप्रेशन और रारिफेक्शन देखने को मिलेगा आपको उस वेव के अंदर। वहीं पे एक तरफ लड़का बात कर रहा है, एक तरफ लड़की बात कर रही है, वो चीज़ अज्यूम करके चलो। लड़कियों के केस में पिच जो रहेगी हाई रहेगी, फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी, क्योंकि वो फटाफट बोलती हैं और फटाफट बोलने से जो सोर्स का वाइब्रेशन है वो भी फटाफट चल रहा है। जो इंटेंसिटी रहेगी साउंड की वो क्या होती है उसको भी देख लो। उसको हम लिखते हैं वॉट्स डिवाइडेड बाय द एरिया। अभी चलते हैं, उसको आगे देखते हैं। तो वन बाय वन यूनिट्स के बारे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे एक आपने यूनिट हर्ट्ज सुनी होगी, दूसरी आपने डेसिबल सुनी होगी। जब हम हर्ट्ज की बात करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट आती है, और कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड ऑफ अ वेव चलेंगी। तो एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई साउंड है वो ऑसिलेट कर रही है 440 टाइम्स पर सेकेंड, वो जो टू एंड फ्रो मोशन दिखाया था, इतने मोशन कर रही है, 440 मोशन कर ले रही है एक सेकेंड के अंदर। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो कितनी रहेगी, 440 हर्ट्ज, क्योंकि एक सेकेंड में कितने कवर किए, 440 टाइम्स। तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी आ गई, इंटू 1, तो 440 हर्ट्ज आ जाएगी। मतलब साउंड ने कितने ऑसिलेशन किए एक सेकेंड के अंदर, दैट इज हर्ट्ज। इसका यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें कोई बताना होता है कि कितनी है साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी, या फिर किसी पीरियोडिक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। तो हर्ट्ज बताता है नंबर ऑफ साउंड वेव्स इन 1 सेकेंड। वहीं पे अगर डेसिबल की बात करेंगे तो ये लॉगरिदमिक यूनिट है, और इसको हम रेशियोज वगैरह दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। जब भी हमारे पास दो कंपैरिजन के लिए वैल्यूज़ होंगी तो उस केस में जो रेशियो निकालेंगे वो डेसिबल की हेल्प से निकालते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये साउंड वेव कितनी पास हुई वो चीज़ नहीं बताता। एक सेकंड के अंदर कितनी साउंड वेव प्रोड्यूस हुई वो तो हमें फ्रीक्वेंसी ने बता दिया, हर्ट्स ने बता दिया। पर डेसिबल जो होता है ये साउंड की इंटेंसिटी बताता है, तीव्रता कितनी थी उस साउंड की। तो इंटेंसिटी, प्रेशर लेवल, ये कौन बता रहा है, ये डेसिबल बताता है हमें। तो जैसे बोलते हैं ना, ये ह्यूमन ईयर जो है वो 20 डेसिबल से लेके 20,000 डेसिबल तक सुन सकता है, मतलब इतनी इसकी हियरिंग कैपेबिलिटी होती है। तो वो क्या बता रहा है, इंटेंसिटी बता रहा है कि कितनी साउंड को सुना जा सकता है। पर हर्ट्स क्या बता रही थी, कितनी साउंड वेव्स ऑसिलेट करती हैं एक सेकेंड के अंदर। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव के ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखेंगे हम साउंड वेव के, तो जो साउंड होती है वो स्पीड, अगर उसकी स्पीड देखोगे तो पहले तो लाइट की याद कर लो। यहाँ पे पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा स्पीड है लाइट की। पर साउंड की जो मिलेगी आपको वो 330 मिलेगी, कहीं कहीं पे 1050 मीटर पर सेकेंड मिलेगी। तो मतलब इतनी लंबी नहीं मिलेगी आपको, 10,000 से ऊपर की नहीं मिल रही है, ठीक है, अपने को जितनी लाइट की चली जा रही है। तो जो साउंड की स्पीड रहेगी वो कम रहेगी कंपेयर टू द लाइट। तो जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी किसके ऊपर वेरी करेंगी, लाइट के कंपैरिजन में साउंड की प्रॉपर्टीज़ वेरी करेंगी। जैसे लाइट तो आपकी वैक्यूम से भी पास कर रही थी, पर स्पीड की कोई जो साउंड है आपकी वो कोई वैक्यूम से पास नहीं कर पा रही है, उसको तो मीडियम चाहिए ही चाहिए। ये देखो, तो जो साउंड की मीडियम के अंदर भी अगर देखोगे तो वो डिपेंड करता है टेम्परेचर कितना है मीडियम का, उसके अलावा मॉलिक्यूल कैसे अरेंज हो रखे हैं वो भी डिसाइड करता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, कोई आपके पास सॉलिड मॉलिक्यूल है, तो सॉलिड मान लो टेबल है ये, तो इसके मॉलिक्यूल आपस में बहुत नज़दीक होंगे प्रेजेंट, इस तरह से काफ़ी नज़दीक दिखाई देंगे। नज़दीक होने की वजह से जब यहाँ पे आपने किसी चीज़ से हिट किया तो ये वाइब्रेट करेंगे, आगे पास करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, आगे पास करेंगे, वाइब्रेट पास, मतलब कंप्रेशन और रारिफेक्शन चले जा रहे। वहीं पे अगर लिक्विड की बात करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल थोड़े दूर होंगे। गैस की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल और ज़्यादा दूर हो जाएंगे। तो बताओ, अब यहाँ से आइडिया लगाओ, जिसके मॉलिक्यूल पास होंगे वहाँ पे ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगी, या जिसके मॉलिक्यूल दूर होंगे उसमें साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। इंडीड, जहाँ पे मॉलिक्यूल पास होंगे तो सॉलिड के अंदर जो साउंड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे आप गैशियस चीज़ों की तरफ जाते हो तो साउंड डिक्रीज़ कर जाती है।
ये भी आप ध्यान में रखोगे। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल। टेबल के अंदर देखो एल्यूमिनियम के थ्रू साउंड देखोगे तो 6420 मीटर पर सेकेंड आपको साउंड की स्पीड मिलेगी। निकल के अंदर देखोगे तो 6040 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगी आपको। अपने को याद रखनी है हवा की है अराउंड 346 मीटर पर सेकेंड, कम है ना। और कहाँ पे लाइट की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वेरी मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड है इफ़ कंपेयर टू द आपके बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर की साउंड स्पीड देखोगे। हाइड्रोजन की देखो 1284 इतनी स्पीड से जो है वो साउंड ट्रेवल करती है वाया हाइड्रोजन। पर हमें जो यहाँ पे याद रखना है फॉर नाउ दैट इज़ ओनली एयर। एयर का क्यों याद रखना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जैसे सॉनिक बूम। ये मैक वगैरह हमें अंडरस्टैंड करने हैं। पहले देख लो सॉनिक बूम होता क्या है। साउंड प्रोड्यूस होगी पर जो ऑब्जेक्ट है जब वो स्पीड की जो साउंड की स्पीड है उसकी स्पीड से ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं सॉनिक बूम का। ये आपका कोई एरोप्लेन है, यहाँ पे एयरक्राफ्ट है आपका। एयरक्राफ्ट का एग्जांपल ले लेते हैं कि ये मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 246 मीटर पर सेकेंड। और वहीं पे अगर साउंड की स्पीड देखोगे आप इसकी एनवायरनमेंट के अंदर वो ज़्यादा है, कितनी 346 मीटर पर सेकेंड अभी देखा ना हवा में। तो उस केस में देख रहे हैं हम मैक 1 है। अभी बस याद रखो मैक 1 से नीचे की आपको स्पीड मिल जाएगी। इस केस में मैक क्या है उसको भी देखते हैं थोड़ी देर में। दूसरा केस अगर देखोगे तो यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट है ये आगे जा चुका है और यहाँ पे देखो ओवरलैपिंग सी हो रखी है साउंड वेव्स की। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है जो एयरक्राफ्ट है उसकी स्पीड ज़्यादा है देन दैट ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। तो एयरक्राफ्ट की यहाँ पे स्पीड मान लेते हैं 380 मीटर पर सेकेंड है और वहीं पे साउंड की कितनी थी 346 मीटर पर सेकेंड। तो वहाँ पे हमने देखा कि जो वेव्स हैं वो आपस में ओवरलैप सी कर जा रही हैं। इसको हम मैक 1 बोल देते हैं। अब मैक 1 देखो यहाँ पे देखो कितनी लंबी आगे तक चलेगी ओवरलैपिंग। इस केस में भी क्या हुआ जो ऑब्जेक्ट था वो ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर गया इफ़ कंपेयर टू द साउंड। अब जो एयरक्राफ्ट है उसकी और ज़्यादा स्पीड हो रखी है, यहाँ पे मैक 1 से होगा। सॉनिक बूम क्या होती है, सॉनिक बूम की साउंड आती है व्हेन दिस टाइप ऑफ शार्प ये जो आपने देखा ओवरलैपिंग होती है तो सॉनिक बूम की साउंड आती है। जनरली आपके जो डिफेंस से रिलेटेड एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें ये साउंड प्रोड्यूस होती है। अब ये भी देख लेते हैं मैक पढ़ रहे हैं ये मैक है क्या। तो मैक नंबर जो होता है ये रेशो होता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है और उसको स्पीड ऑफ साउंड से डिवाइड कर दिया जाता है। अब जनरली आपके एयरक्राफ्ट कहाँ पे उड़ते हैं, हवा के अंदर उड़ रहे हैं ना, और हवा के अंदर स्पीड ऑफ साउंड कितनी देखी हमने 346 मीटर पर सेकेंड। 346 मीटर पर सेकेंड देख ली हवा के अंदर। तो मैक नंबर कैसे निकल के आता है, जो ऑब्जेक्ट स्पीड है डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तो अगर मान लो इसको डिवाइड हम तो मतलब इजी कैलकुलेशन के लिए थोड़ी वैल्यूज़ छोटी छोटी लेंगे, पर हवा के अंदर मैंने आपको बता दिया लगभग 346। यहाँ पे देखो 331.5 मीटर पर सेकेंड भी लिखा हुआ है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे लिखा है पर वो भी ध्यान रखना। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं 300 के साथ हम पढ़ेंगे। 300 भी छोड़ो 10-12 की वैल्यूज़ लेंगे। मान लो ऑब्जेक्ट की स्पीड है 12, ठीक है, और स्पीड ऑफ साउंड है आपके पास 6। तो इसको डिवाइड करके मेरे पास आ गया आंसर 2। तो यहाँ पे लिखा है सबसोनिक कब होगा, जब मैक की वैल्यू आपकी 1 से कम आएगी। मान लो 0.7 आ रही है, 0.8 आ रही है, समथिंग लाइक दैट। और ट्रांसोनिक कब होगा, जब आपकी ऊपर भी 12 थी नीचे भी 12 होगी तो 1 आ जाएगी आपके पास वैल्यू, तो ट्रांसोनिक की कैटेगरी में आएगा। सुपरसोनिक कब होगा, सुपरसोनिक होगा जब 1 से ऊपर की वैल्यू आएगी। 1 से ऊपर और 5 से नीचे वो सुपरसोनिक की, आपने सुना होगा ना कि मिसाइल लॉन्च करी और वो सुपरसोनिक है नेचर में, मतलब उसकी मैक की वैल्यू कितनी आती है 1 से लेके 5 की। तो ये देखो मेरे पास आंसर कितना आया था, 2 आया था ना, तो 2 यहाँ पे फिट बैठ रहा। तो ये जो भी एयरक्राफ्ट है या जो भी मिसाइल है इसका मैक नंबर कितना निकल के आएगा, मेरे पास 2 निकल के आएगा। और अगर 5 से ऊपर चली जाएगी तो उसको बोलेंगे हम कि वो क्या है, हाइपरसोनिक है। इसको दोबारा से एग्जाम्पल्स के साथ देख लेते हैं। मैक नंबर निकलता कैसे है, ऊपर ऑब्जेक्ट की स्पीड आ जाएगी, नीचे स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगी। फर्स्ट थिंग फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ऊपर क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट की स्पीड, नीचे आ जाएगा आपके पास स्पीड ऑफ साउंड, तो उससे आपका मैक नंबर निकल के आ जाएगा। अब एग्जांपल ले लेते हैं, ऊपर 2 था नीचे 4 था, तो 2 को कर लो डिवाइड अब 4 से, आपके पास 0.5 आ जाएगा, तो ये सबसोनिक की कैटेगरी में चला गया। ट्रांसोनिक कब होगा, जब आपकी ऑब्जेक्ट स्पीड और स्पीड ऑफ साउंड बराबर होंगे। मान लो आपके एयरक्राफ्ट की भी 346 थी, नीचे भी 346 है आपकी स्पीड ऑफ साउंड, कट गए दोनों, कितनी वैल्यू आ गई 1, किस कैटेगरी में आ जाएगा, ट्रांसोनिक। सुपरसोनिक कब आएगा हमारे पास, जब 1 से लेके 5 तक वैल्यू आएगी।
वो कब आएगी, मान लो नीचे ऊपर 10 है और नीचे कंसीडर कर लेते हैं 5 है, कट गया, ऊपर आंसर आ गया 2, तो 2 किस कैटेगरी में आ जाएगा आपका, सुपरसोनिक में। वहीं पे अगर 5 है, मान लो अभी भी 10 ही है पर नीचे 2 चला जा, 12 ले लेते हैं ऊपर, ऊपर 6 आ चुका है, तो 6 किस कैटेगरी में आ जाएगा आपके, हाइपरसोनिक की कैटेगरी में। तो दैट इज़ द मैक नंबर। मैक नंबर निकलता है आप जब ऑब्जेक्ट स्पीड को डिवाइड कर देते हो स्पीड ऑफ साउंड से। तो दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट द मैक नंबर। इसके अलावा डॉपलर इफेक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, मान लो एक गाड़ी आ रही है आपकी तरफ को, तो अगर आपकी तरफ को आ रही है ये हॉर्न भी मारेगी ना, जैसे आप बस का वेट करते हैं तो हॉर्न को ही सुनते हो ना अब कि हाँ बस आ रही है मेरी तरफ। तो जितने ज़्यादा नज़दीक साउंड जो सोर्स है साउंड का, सोर्स कौन है यहाँ पे, जो हॉन्क कर रहा है, हॉर्न मार रहा है, तो हॉर्न कौन मार रहा है, बस मार रही है, ड्राइवर मार रहा है ऑब्वियसली, पर यहाँ पे आवाज़ तो बस से ही आ रही है ना। तो सोर्स जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की तरफ या ऑब्जर्वर की तरफ चलता चलता है, तो यहाँ पे आप देखोगे वेव्स जो हैं वो और इकट्ठी होती चलेंगी। ये देखो पहले तो नॉर्मल कंडीशन बनाई हुई है जब बस रुकी हुई है एक जगह पे और ऑब्जर्वर एक जगह पे रुका हुआ है और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है दोनों के बीच में। दूसरे केस में क्या दिखाया है, बस जो है वो नज़दीक आती जा रही है, तो देखो यहाँ पे वेव्स जो हैं वो और कंप्रेस होती जा रही हैं, कंप्रेस होती जा रही हैं। पर वहीं पे जब बस दूर जा रही है ऑब्जर्वर से, तो देखो कितना गैप आ रहा है यहाँ पे वेव का, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जर्वर है, इसकी तरफ को नज़दीक आती जा रही है। तो डॉपलर इफेक्ट कुछ नहीं है, ये रिप्रेजेंट कि जब सोर्स ऑफ साउंड आपकी तरफ को आ रहा है तो वहाँ पे जो कंप्रेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बन जाती हैं, और जब आपसे दूर जाता है तो वहाँ पे रारिफेक्शन ज़्यादा हो जाती है, एक्सपांशन ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से आप वेवलेंथ्स भी अगर देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट बनेगी। ये देखो यहाँ पे कितनी कंजस्टेड बन रही है, क्योंकि कंप्रेशन और रेरिफेक्शन फटाफट हो रहे हैं। वहीं पर रेरिफेक्शन जब इंक्रीज कर गया तो आपको जो डिस्टेंस मिलेगा, वाइडनेस मिलेगी, वो ज़्यादा मिलेगी इफ़ कंपेयर टू द अदर टू। तो दैट वाज द डॉपलर इफेक्ट। रिफ्लेक्शन भी होती है साउंड की, आपने लाइट की रिफ्लेक्शन सुनी होगी, पर साउंड की भी होती है। कभी कभी आप खाली घर के अंदर जब चले जाते हो और ज़ोर से चलाते हो तो वो आवाज़ दोबारा से आपको टकरा के वापस आती है। वैसे आपने देखा होगा पहाड़ी के ऊपर आप चले जाते हो, एकदम से ज़ोर से चिल्लाते हो तो आवाज़ दोबारा से आपके पास वापस आती है। वो कैसे सुनाई देती है, उसके लिए मिनिमम डिस्टेंस एटलीस्ट 16.6 मीटर होना चाहिए, इको बोलते हैं जिसको। तो इसमें क्या होता है, जो डायरेक्शन होती है साउंड की, जब भी वो टकराती है एट द डिस्टेंस ऑफ 16.6 मीटर, इतना मिनिमम डिस्टेंस अगर इतने पे टकरा रही है जाके, तो वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। इससे कम डिस्टेंस होगा, फॉर एग्जांपल अगर कोई कमरा है, छोटा सा कमरा है, उसके अंदर आप चिल्लाते रहो, कोई ऐसे इको नहीं होगा, पर वहीं पे अगर 16.6 मीटर तक मिनिमम हो जाएगा तो उस केस में आपको आराम से सुनाई देगी। तो यहाँ पे 16.6 मीटर्स के डिस्टेंस तक का आपकी साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। ये देखो ये ऑब्जर्वर है, साउंड भी प्रोड्यूस कर रहा है, पर ये 16.6 मीटर पे देखेगा, इतना डिस्टेंस है किसी सोर्स, बीच में कोई सोर्स नहीं होना चाहिए, तभी तो साउंड आगे जाके टकराएगी। तो जब वापस आ रही है इसको अपनी ही आवाज़ आई जा रही है, तो दैट इज़ नोन एज इको। 16 स्पीड इंटू टाइम से ही निकलती है। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी है, यहाँ पे 332 मीटर पर सेकेंड ली है, पर वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ले रखी है। तो इसके ऊपर हम देखते हैं, और साथ में डिस्टेंस 2 गुना हो जाएगा ना। पहले मान लो इधर 5 मीटर का डिस्टेंस था, फिर से वापस आएगा तो 5 मीटर और, तो 10 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 332 इंटू 0.1, और फाइनली आपके पास जो वैल्यू आती है वो तो फिक्स ही आती है 16.6 मीटर सेकेंड। तो इको करवानी अगर आपको साउंड की, तो मिनिमम इतना डिस्टेंस तो होना ही चाहिए। इसी फिनोमिना को जब मल्टीपल इकोज होते हैं, आपने बोला अपना नाम लिया, जैसे मैंने अगर दीक्षा लिया तो बार बार आएगा दीक्षा 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 लाइक दिस, तो दैट इज़ नोन एज रिवर्बरेशन। जब एक ही इको मैंने एक बार बोल के छोड़ दिया, वो साउंड मुझे बार बार आए जा रही है, दैट इज़ नोन एज रिवर्बरेशन। तो रिवर्बरेशन क्या होती है, जैसे बड़ा सा हॉल है, तो आप क्या कर रहे हो कि कुछ बोल रहे हो वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से, तो आपको वही आवाज़ बार बार आएगी, बार बार आएगी, बार बार आएगी, पर एक टाइम आएगा कि वो सुनाई देना बंद हो जाएगी। फिर आप दोबारा से चलाए, दोबारा से आएगी, ज़ोर से आएगी, आराम से आएगी, आराम से, और बंद हो जाएगी। ऑडिटोरियम में भी क्या किया होता है, साउंड एब्जॉर्बर्स इसी वजह से लगाए होते हैं ताकि जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट ना करे। थिएटर होते हैं आपके, वहाँ पर भी साउंड एब्जॉर्बर्स लगाए होते हैं। क्यों लगाए होते हैं, ताकि जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट ना करे। तो दैट इज़ द फिनोमिना ऑफ रिवर्बरेशन। ये जो बार बार इको होता है, एक ही वर्ड आपको बार बार सुनाई दिया जाएगा, ठीक है। और जनरली जो सीलिंग्स होती हैं कंसर्ट हॉल्स की, उनको क्या किया जाता है, ऊपर से कर्व बनाया होता है, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में नहीं मिलता आपको, क्योंकि वहाँ तो एंगल्स बन जाएंगे। तो कर्व इसीलिए बनाया होता है कि यहाँ पे टकराए तो यहाँ नीचे ही जाए, यहाँ टकराई नीचे ही जाए, यहाँ टकराई नीचे जाए। रेक्टेंगुलर शेप होगी तो हो सकता है यहाँ से टकराई और यहाँ वाले ये देखो ये रेक्टेंगुलर है, अगर यहाँ से टकराई और यहाँ गई तो इट विल रिफ्लेक्ट अगेन। तो रिफ्लेक्शन ना हो, इसी वजह से जो आपके थिएटर वगैरह के जो सीलिंग्स होती हैं, छतें होती हैं, उनको कर्व शेप दी जाती है। दिस इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दिस। नाउ रेंज देखोगे अगर हियरिंग की, तो रेंज भी देख लेते हैं।
आपकी जो कैपेबिलिटी है, हमारे ह्यूमन बीइंग की जो कैपेबिलिटी है, हम 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड को टॉलरेट कर पाते हैं। बच्चे जो होते हैं दे कैन हियर अप टू 25 किलो हर्ट्ज, मतलब 25,000 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं वो, 25,000, ठीक है। 1 किलो हर्ट्ज के अंदर 1000 आ गए ना, तो किलो हर्ट्ज भी लिख, तो ऊपर भी आप लिख सकते हो, 20 हर्ट्ज से लिख रहे हो आप, तो एक ही यूनिट लिखनी थी, इसी वजह से 20,000 हर्ट्ज लिखा हुआ है। ऑल्दो 20,000 को आप 2 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हो, 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हो। तो चिल्ड्रन जो है वो थोड़ा ज़्यादा सुन पाते हैं 25 किलो हर्ट्ज तक। पर जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं हम, तो हमारी हियरिंग जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो डिक्रीज़ कर जाती हैं। और साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, तो एक तो टंग की ज़रूरत होती है, वोकल कॉर्ड्स की ज़रूरत होती है, और हवा की ज़रूरत होती है। तो मीडियम इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, एक तो हमने फिक्स कर दी 20 से लेके 20,000, अडल्ट जितने पे सुन पाता है। 20 से अगर कम होगी तो उसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक, और अगर 20 से ऊपर की होगी तो उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। उनको हम क्या बोल देंगे, अल्ट्रासोनिक। तो जब हम बचपन में छोटे छोटे थे तो हम अल्ट्रासोनिक लेवल पे सुन पाते थे, ठीक है। तो जो अर्थक्वेक्स वगैरह होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो 20 हर्ट्ज से नीचे की होती है। तो कुछ एनिमल्स होते हैं, फिश हो गई, एलिफेंट्स हो गए, स्नेक हो गए, इनको पता चल जाता है, बिकॉज दे कैन एनालाइज दिस इंफ्रासोनिक वेव जो 20 हर्ट्ज से भी नीचे की होती है। हमें तो पता ही नहीं चलती, पर इन एनिमल्स को पता चल जाती है और डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। और अगर ऊपर की है तो उसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। जैसे एग्जाम्पल आ जाता है आपकी डॉल्फिन्स आगे, बैट्स, प्रोपोइसिस, तो इन सबको जो है वो अल्ट्रासाउंड्स यहाँ पे ये फेस करते हैं। एप्लीकेशन क्या क्या है अल्ट्रासाउंड की, तो आपने सुना होगा, कोई ऑब्स्टेकल है दूर दराज, अब जैसे डॉल्फिन होती है, डॉल्फिन जो होती है इसको जनरली कैसे पता चलता है कि आगे कोई ऑब्स्टेकल है, क्योंकि ये वेव प्रोड्यूस करती रहती है अल्ट्रासाउंड की, और यहाँ पे जब टकराती है तो इसको ये वापस से आंसर आता है कि आगे कोई ऑब्स्टेकल लगा हुआ है, आपको साइड से जाना है। तो वो जो होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड जो होती है एक्सटेंसिवली इनको इंडस्ट्रीज़, मेडिकल पर्पज से सुनते हैं ना आप, अल्ट्रासाउंड करवाया था, तो मेडिकल फील्ड होगी आपकी, इंडस्ट्रीज़ हो जाएंगी, इन सब जगहों पे हम क्या यूज़ कर लेते हैं, अल्ट्रासाउंड्स का यूज़ कर लेते हैं। कहीं पे क्रैक तो नहीं है, मेटल ब्लॉक के अंदर कोई ख़राबी तो नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गए, उन सब चीज़ों के अंदर हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ कर सकते हैं। और इकोकार्डियोग्राफ, हार्ट के पार्ट के बारे में अगर हमें अंडरस्टैंडिंग बनानी हो तो वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स को। अल्ट्रासोनिक लिखा है मतलब आपकी जो है 20 से ज़्यादा हर्ट्ज़ की बात हो रही है, 20 से ऊपर की। अल्ट्रासाउंड स्कैनर्स भी होते हैं आपके, इंटरनल ऑर्गन को एनालाइज कर सकते हैं, इमेजेस दे देते हैं उनकी हमें। छोटे छोटे जो स्टोन्स बन जाते हैं कई बार किडनी के अंदर, तो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ही उनको रिमूव किया जा सकता है, और वो जो स्टोन होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर जाता है, और जिस वजह से वो यूरिन के साथ बाहर निकल के आ जाता है। तो दैट्स हाउ अल्ट्रासाउंड वगैरह वर्क्स। हियरिंग एड में क्या किया जाता है, हियरिंग एड एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसमें एक बैटरी लगा दी जाती है, वो साउंड की एम्पलीफिकेशन कर देता है। लेट्स से कोई आदमी है, इसको वेवलेंथ कुछ इस तरह से सुनाई दे रही है लाइक दिस, तो जब इसके अंदर ना वो कान में मशीन लगा देते हैं हियरिंग एड, वहाँ पे कैसी होगी, एम्पलीफाइड होगी, ज़ोर से सुनाई देगी। तो वो भी क्या है, सारे किसके ऊपर आ रहे हैं प्रिंसिपल, अगेन दिस अल्ट्रासाउंड के ऊपर। तो एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजे जाते हैं, और किस वजह से, वो जो एम्पलीफायर लगाया होता है कान के अंदर एम्पलीफाइड कर देता है। तो स्पीकर जो होता है, उस स्पीकर मतलब वो जो कान में लगी हुई है एड, वो उसको एम्पलीफाई कर देता है, इंक्रीज कर देता है वेवलेंथ को। सोनार हो गया आपका साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार जो है एक ऐसा डिवाइस होता है, ये भी अल्ट्रासोनिक वेव यानी कि 20 हर्ट्ज से ऊपर की बात हो रही है, और ये जैसे मान लो ये सोनोबॉय चल रहा है नीचे, सोनोबॉय डिफेंस में यूज़ करे जाते हैं, कहीं पे अटैक करना हो अगर पानी के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये शिप के नीचे रेडार्स लगे होते हैं, सोनार लगे होते हैं जनरली। ये सोनार जो होता है ये रेडिएशन भेजता है और डिटेक्ट कर लेता है कि आगे चल के ऑब्स्टेकल है। फिर जो भी ये नेवी वाले होंगे, कोस्ट गार्ड नेवी वाले होंगे, मर्केंट नेवी वाले होंगे, इसको टारगेट करते हैं और हिट कर देते हैं, और फाइनली जो भी टारगेट कर रहा था हमें उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो सोनार जो होता है इसमें एक ट्रांसमीटर लगा होता है, एक डिटेक्टर लगा होता है, और सारा का सारा सिस्टम शिप के अंदर लगा होता है। ये देखो इस तरह से सारी ये मैंने जो मैकेनिज्म बताया आपको, यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है, और कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर शो हो जाता है कि समवन इज ट्राइंग टू हिट यू। और अल्ट्रासाउंड का अगर डिस्टेंस आपको निकालना है तो ये देखो, जो शिप है, अल्ट्रा सोनार की ही बात हो रही है, तो सिग्नल कितनी देर में आ जाता है, 6 सेकंड के बाद में आ जाता है। तो 2D इज इक्वल टू V इंटू टी। 2D डिस्टेंस को 2 गुना क्यों लिया है, क्योंकि जब जाएगा तो मैसेज भी तो वापस आएगा उतनी ही डिस्टेंस पे, तो 2 गुना ज़्यादा लिया जाता है हमेशा। तो यू कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल गिवन बिलो। और हमारा कान जो होता है ये भी तो वाइब्रेशंस के ऊपर ही काम करता है,
तो ये आपको अगर ध्यान हो सेंसरी ऑर्गन्स जब हमने पढ़े थे तो ईयर की भी बात करी थी, वहाँ पे इसका हमने पूरा मैकेनिज्म देख लिया था। बट अल्टीमेटली यहाँ पे भी हम क्या बोल रहे हैं कि मीडियम चाहिए साउंड को ट्रेवल करने के लिए। दैट्स ऑल अबाउट योर साउंड चैप्टर। अब नेक्स्ट में देखेंगे चैप्टर। अभी के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग।